दोस्तों नमस्कार। सरकार चलाना कोई आसान काम नहीं है, वह भी तब जब आप अल्पमत में हो। और अल्पमत का मतलब है कि सरकार आप चला रहे हैं, प्रधानमंत्री आप हैं, आपकी क्रीम मिनिस्ट्री जो है आप ही के पास है, लेकिन इन सब के बावजूद भी आप किसी दूसरे के समर्थन पर टिके हुए हैं। संसद खत्म हुई और अब सामने बजट है, और उस बजट में बहुत सारा पैसा क्या आंध्र प्रदेश को दे दिया जाएगा? राजनीतिक तौर पर यह ऐसा निर्णय होगा जो खुले तौर पर बतला दे कि सरकार चल रही है चंद्रबाबू नायडू के भरोसे। दरअसल बिहार की राजनीति में और वहां की शिराओं में सही मायने में सिर्फ राजनीति दौड़ती है। इसीलिए नीतीश कुमार हो या दिल्ली में बैठे हुए ललन सिंह हो, इनको राजनीतिक तौर पर प्रधानमंत्री मोदी साथ बैठाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह तमाम बातों का जिक्र करते हैं, लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों की परिस्थिति सिर्फ राजनीति नहीं है, बल्कि पैसा है। पैसा नहीं बल्कि प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट नहीं बल्कि कॉरपोरेट और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और उसी आश्रय अपने राज्य की प्रति व्यक्ति आय भी इनके लिए बड़ी मायने रखती है। ध्यान दीजिए तो इस वक्त तेलंगाना टॉप पर है प्रति व्यक्ति आय में। चंद्रबाबू नायडू खुद को टेक्नोक्रेट मानते हैं, कॉरपोरेट के साथ उनका उठना बैठना है। इंडस्ट्रियलिस्टों के साथ आने वाले वक्त में कौन से प्रोजेक्ट उनके अनुकूल होंगे और वह आंध्र में कैसे काम करेंगे, सभी पर एक साथ चंद्रबाबू नायडू की नजर है। और इस नजर को लेकर वह कल शाम या कहें देर शाम, जब दिल्ली में अंधेरा होने लगा था, बिजली टिमटिमाने लगी थी, उस वक्त चंद्रबाबू नायडू और दिल्ली आज और कल 36 घंटे के भीतर आधे दर्जन से ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी के क्रीम मिनिस्टर जो हैं, उनसे उनकी 1-to-1 मुलाकात होनी है। उस मुलाकात के साथ आंध्र प्रदेश का पूरा प्रोजेक्ट उनके सामने रखा जाएगा। जो जिस मंत्रालय को संभालता है उसे उस दिशा में काम करना होगा। और शायद इन्हीं सब परिस्थितियों के भीतर नायडू को कोई मुश्किल या फिर कोई बड़ा निर्णय लेने में प्रधानमंत्री मोदी के सामने कोई मुश्किल ना आए, तो उन्होंने फटाफट इकोनॉमिक अफेयर्स की कमेटी भी बना डाली। और इतना ही नहीं, कल 9 पार्लियामेंट्री कमेटियां उन्होंने बनाई, और खास तौर से जो आर्थिक मामलों पर देखेगी, निर्णय लेगी, उसकी बैठक भी शुरू इस दौर में इस 36 घंटे के भीतर हो जाएगी। इतना भी नहीं है, सवाल तो उसके आगे का है। चंद्रबाबू नायडू कुछ इंडस्ट्रियलिस्टों के साथ पहुंचे हैं, या कहीं इंडस्ट्रियलिस्ट पहुंच चुके थे, वह उसके बाद पहुंचे। इंडस्ट्रियलिस्टों के साथ मुलाकात प्रधानमंत्री की और गृह मंत्री अमित शाह के साथ उन्हें करानी है। जिस दौर में वो सत्ता में नहीं थे, जिस दौर में वो अलग थलग पड़े थे, उस दौर में जो भी प्रोजेक्ट अपने लोगों के वो चाहते थे, वो तमाम प्रोजेक्ट मोदी शाह के दरबार में अटक गए। उसमें से 6 प्रोजेक्ट बड़े महत्वपूर्ण है, बड़े मायने रखते हैं, और उसके अलावे 3 प्रोजेक्ट दूसरे राज्यों से जुड़े हैं, जिसमें महाराष्ट्र भी है, जिसमें तेलंगाना भी है, और जिसमें महाराष्ट्र और तेलंगाना के अलावे सही मायने में उत्तर प्रदेश का भी एक प्रोजेक्ट है। इन तमाम प्रोजेक्टों पर जो काम कर रहे हैं उस पर सहमति चाहिए, मुहर चाहिए, ठप्पा लग जाना चाहिए। तो जरा सिलसिलेवार तरीके से परिस्थिति को समझिए कि क्यों सरकार चलाना और अब बरकरार रखना कितना महंगा है या कितना मुश्किल है। चंद्रबाबू नायडू इस दौर में दिल्ली पहुंचे, और उनकी मुलाकातों का सिलसिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह, उसके बाद कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उसके बाद हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर, इन 4 लोगों के साथ मुलाकात इस दौर में हो चली है। कल मुलाकात जो होगी उसमें जेपी नड्डा हैं जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, राजनाथ सिंह हैं जो रक्षा मंत्री हैं, और फाइनेंस मिनिस्टर। आखिर में मुलाकात इसलिए होगी क्योंकि तमाम जगहों से जो बातें और जिन प्रोजेक्ट्स पर फैसले होने हैं, उसमें निर्मला सीतारमण से उसके बाद मुलाकात होगी। उस मुलाकात में आंध्र प्रदेश के कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट भी मौजूद रहेंगे, कुछ बिजनेस पर्सन भी मौजूद रहेंगे। यानी ध्यान दीजिए, एक मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एक सीईओ की मुलाकात देश के सबसे ताकतवर सीईओ के साथ होने वाली है। और इस दौर के भीतर में जो अलग अलग प्रोजेक्ट, जो 2 प्रोजेक्ट खास तौर पे मायने रखते हैं, उसमें एक पोलावरम प्रोजेक्ट है। यह दरअसल पीने के पानी की सुविधा आंध्र को मिल जाए, वहां पर सिंचाई की सुविधा मिल जाए, वहां पर पावर सेक्टर मजबूत हो जाए, और इसको 55,000 करोड़ में पूरा होना था। 70% काम जगन रेड्डी ने कर दिया।
15% काम बचा है और उसके लिए 12 से 15,000 करोड़ रुपए के बीच तुरंत चाहिए और ये तुरंत देने की स्थिति में भारत सरकार रहे और इसके लिए बजट में प्रावधान कर दिया जाए कि उस सिंचाई परियोजना को लेकर केंद्र सरकार भी कह रही है लंबे वक्त से चला आ रहा है, 2019 में ही आकलन किया गया था कि इसको पूरा होना चाहिए और अब 5 बरस और बीत गए तो अब इसे पूरा होना चाहिए। इस दिशा में बात आगे बढ़ रही है। इसके बाद मसला है कि अमरावती का प्रोजेक्ट दरअसल बहुत बड़ा है। यह तकरीबन 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है और सिलसिलेवार तरीके से यह पैसा आने वाले वक्त में दिल्ली से आता रहे, इसकी व्यवस्था चंद्रबाबू नायडू अभी ही चाहते हैं। इन तमाम परिस्थितियों के बीच में दोबारा लौटिए उस राजनीति पर जहां पर सत्ता को बरकरार रखना भी है और चंद्रबाबू नायडू जब दिल्ली पहुंचे हैं तो उनको सहेजना भी है। और तमाम मंत्री जो एक कतार में इंतजार कर रहे हैं, जो आज की मुलाकात और कल की मुलाकात और कल शाम वो वापस उड़ जाएंगे, यानी 36 घंटे के भीतर देश के टॉप 6 मंत्री से मुलाकात होना, प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात होना, अपने करीबी इंडस्ट्रियलिस्टों के साथ मिलना, अपने करीबी उन बिजनेस हाउसेस के मालिकों को लेकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या मंत्रियों के साथ मुलाकात कराना और यह कहना कि किसी का प्रोजेक्ट नहीं रुकेगा। और इस परिस्थिति के भीतर में जो करीबी लोग हैं सत्ता के, मान लीजिए आपने अडानी का नाम लिया, अडानी के फिलहाल आंध्र प्रदेश में सिर्फ बंदरगाह है जो कृष्णपट्टनम और गंगावरम है, उसका विस्तार करने की बात है। उसके विस्तार के बाद अडानी विशाखापट्टनम में सोलर प्राइवेट पार्क भी बनाने जा रहे हैं। 2000 मेगावाट का ये सोलर पार्क होगा। उसके बाद वो सीमेंट फैक्ट्री लगाने की दिशा में बढ़ेंगे। जो 2 नई सीमेंट फैक्ट्री अडानीज की लगनी है वो कडप्पा और नडीकुड़ी में लगनी है। और इसके ठीक समानांतर देश के उन हिस्सों में जहां बीजेपी की सत्ता है, उसमें महाराष्ट्र है, उसमें उत्तर प्रदेश है। खासतौर से अभी तक यह माना जाता था कि जो भी प्रोजेक्ट आएंगे उसमें गुजरात का व्यक्ति होना चाहिए। अब सत्ता बचानी है तो उसमें गुजरात का व्यक्ति नहीं बल्कि तमाम जगहों पर आपको आंध्र प्रदेश का व्यक्ति मिलना चाहिए। और गुजरात शब्द इस तरीके से सत्ताओं पर हावी था, इसको इस रूप में समझ सकते हैं, नीतीश कुमार की सत्ता और वहां पर जो पेपर लीक हुआ था, उस पेपर बीपीएससी का जो पेपर लीक था वो पूरा ठेका जो दिया गया था वो गुजरात की एक कंपनी को दिया गया था। उसी कंपनी ने नाम बदल लिया और उसके बाद वो उत्तर प्रदेश में घुस गई। जो सिपाही पेपर लीक हुआ उसमें भी उसी गुजरात वाली कंपनी का नाम, यानी गुजरात। और उसके बाद भी वो पेपर लीक के बाद उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट हुआ, जारी हुआ, नोटिस दिया गया, वो भाई साहब अमेरिका भाग गए और कंपनी का नाम बदल लिया। गुजरात शब्द और गुजरात के बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्टों का योगदान बीजेपी के भीतर कितना ज्यादा है, वो डर की वजह से है या सत्ता की ताकत की वजह से है। इन दोनों परिस्थितियों के भीतर नई परिस्थिति पहली बार आंध्र प्रदेश से निकल कर आई है। और प्रधानमंत्री मोदी ऐसा नहीं, इन बातों को नहीं जानते हैं। वो जानते हैं कि दरअसल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, यही 2 उनके लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। दोनों ने हाथ खींचे तो सरकार डगमगाई और उसमें से किसी एक ने खींचे तो आप पहुंच गए मार्जिन पर। जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की राजनीति उस राजनीति की दिशा में बढ़ रही है जिस राजनीति को सालने के लिए उन्हें सिर्फ राजनीतिक तौर पर बयान देने हैं, कुछ पैसा देना है। बिहार से कोई कॉरपोरेट निकल कर आए, बिहार में किसी कॉरपोरेट की जरूरत हो, बिहार में कोई इंडस्ट्री आ जाए, इंडस्ट्री लगाने के लिए राजनीतिक सौदेबाजी पर नीतीश कुमार उतर जाएं, ऐसा होने वाला है नहीं। वो तो जल्दी चुनाव चाहते हैं, अपने विधायकों की संख्या चाहते हैं, मुख्यमंत्री पद पर ठसक के साथ बने रहें ये चाहते हैं, राजनीतिक तौर पर ताकत मजबूत हो जाए ये चाहते हैं। यानी परसेप्शन का फर्क नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के बीच इतना बड़ा है कि दोनों परिस्थितियों को साधना दिल्ली की सत्ता की अब मजबूरी है। राजनीतिक तौर पर जनता दल यूनाइटेड को साधिए और पैसे के आधार पर, पैकेज के आधार पर, प्रोजेक्ट के आधार पर उनके कॉरपोरेट्स के साथ खड़े होकर उनके अनुकूल परिस्थितियों को बनाकर जिसकी रकम लाखों करोड़ में है उनके साथ आपको खड़े होना पड़ेगा। तो क्या सत्ता बचाने की यह परिस्थिति एक मुश्किल घड़ी में मौजूदा सरकार के साथ खड़ी है? यहां पर 3 सबसे बड़े सवाल हैं। क्या सरकार के पास कोई कारू का खजाना है या वाकई आरबीआई क्या सिर्फ नोट छापती चली जाती है
और उससे इन्फ्लेशन पर असर इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि वह नोट एक झटके में चंद इंडस्ट्रियलिस्टों के हाथ में चले जाते हैं और उसको वो उस इकोनॉमी के बीच नहीं लाते हैं, बल्कि उनके जरिए जो काम करते हैं उससे कहीं ना कहीं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और कहीं कुछ रोजगार पैदा हो जाता है। क्या ऐसी थ्योरी है? लेकिन इस थ्योरी के समानांतर जब आप ध्यान दीजिए तो राज्यों पर होने वाला कर्ज लगातार बढ़ते चला जा रहा है और आंध्र प्रदेश का कर्ज तो आसमान छू रहा है, जो सबसे ज्यादा है इस देश के भीतर में। उन्हें उस कर्ज पर भी रियायत चाहिए। यानी सरकार बचाने की दिल्ली की जो पूरी कवायद है, किसी एक राज्य की समूची जरूरतों को पूरा करने की दिशा में अगर वो नतमस्तक है, उसकी क्रीम कैबिनेट इंतजार में खड़ी हुई है, हर कोई हाथों में फूलों का गुलदस्ता लेकर स्वागत की तैयारी में है, तो राजनीतिक मुश्किल नहीं बल्कि इस देश की इकोनॉमी के साथ जो खिलवाड़ है, इस देश की इकोनॉमी के साथ जुड़े आम लोगों की जिंदगी और उनकी त्रासदी को लेकर जो सवाल है, वो तमाम चीज एक झटके में बेमानी हो जाएंगे। और शायद यही वो वजह है कि इस बार का बजट प्राइवेटाइजेशन, चाहे बैंकों का हो, चाहे डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पर पीएसयूज का हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियों का पैसा झोंकने की सवाल हो, चाहे इस देश के भीतर में जो भी मंत्रालय के भीतर से जो मोनेटाइजेशन की रिपोर्ट निकल कर आई, उसमें भी 3 लाख करोड़ रुपया मंत्रालयों के भीतर की स्टेक देने की बात है प्राइवेट सेक्टर को कि आप कमाकर हमको देंगे। थ्योरी तमाम फिलॉसफी के साथ एक ही निकलती है। क्या सरकार ने सरकार बचाने के लिए सरकार को ही उन हाथों में गिरवी रख दिया जो अपने मुनाफे, अपने फायदे और अपने फायदे की इकोनॉमी के तहत इस देश को चलाएंगे? राजनीतिक तौर पर ऐसी स्थिति इससे पहले कभी आई नहीं थी, लेकिन अब हमारी और आपकी आंखों के सामने खड़ी हुई है और ये बताने के लिए काफी है कि इस दौर में जो बड़े बड़े समझौते होने वाले हैं, उसमें जिन कमेटियों को बनाया गया है, उसमें इकोनॉमिक अफेयर कमेटी, इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ कमेटी, स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट कमेटी जो कैबिनेट कमेटी अफेयर्स के नाम पर है, ये तमाम परिस्थितियां झटके में बजट से ऐन पहले तय करने वाली है कि किस तरीके से सरकार पुख्ता तरीके से चलती रहे। और बजट में इसके प्रावधान आपको नजर आएंगे जो 24 तारीख को रखा जाएगा। तो चंद्रबाबू नायडू का विमान दिल्ली में उतर गया है। जब तक वो वापस उड़ान ना भरे विजयवाड़ा के लिए, तब तक सांसें दिल्ली की ऊपर नीचे है और सरकारी खजाना, जिसमें आप टैक्स पेयर का पैसा कह सकते हैं, वह खजाना खुला हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।